तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो पहले तो बेटा आप हेडिंग ढाल लो, अध्याय 2, और अध्याय का नाम है संबंध एवं फलन। लिख लो साथ साथ, ठीक है। चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो, वैसे साथ साथ लिख लोगे तब भी ठीक है। संबंध एवं फलन या फिर संबंध और फलन, कैसे कह लो, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है इसकी बात करते हैं, उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों ज़रूरी है ना, ये चैप्टर क्यों पढ़ें, रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या इसका कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है कि नहीं होता, है ना, उसकी बात करते हैं। तो वैसे देखा तो जाए तो ये चैप्टर पूरा पूरा थ्योरिटिकल पार्ट है ना, पूरा पूरा एक थ्योरी है, आप ऐसे समझ सकते हो। जो आपका गणित होता है ना, मैथमेटिक्स, वो बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है लेकिन काम की चीज़ है। जो मैथमेटिक्स होता है बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना। प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट आते हैं। जो भी चैप्टर आपके थ्योरी वाले हैं, जैसे सेट थ्योरी है, सारा का सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। वैसे उसके प्रैक्टिकल यूज़ हैं, बताए थे मैंने आपको, लेकिन असल में देखा जाए तो थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। तो वो चैप्टर इसके अंदर आता है। और चैप्टर ग्रुप थ्योरी करके एक चैप्टर आएगा, वो भी इसके अंदर आएगा। नंबर थ्योरी करके एक चैप्टर आएगा, वो भी इसके अंदर आएगा। ये जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, ये भी एक प्रकार से सेट थ्योरी का ही भाग है। पिछला जो चैप्टर पढ़ा था सेट था, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये सारे के सारे जो है ना, ये कुल मिलाकर के सेट थ्योरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेट थ्योरी। तो ये जो चैप्टर है, ये प्योर मैथमेटिक्स का एक भाग है। यानी कि थ्योरेटिकल तो है ये चैप्टर थ्योरेटिकल तो है ना। क्या इसका प्रैक्टिकल यूज भी है, प्रैक्टिकल यूज है। समझो, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर जो चैप्टर आते हैं ना, वो चैप्टर इसलिए ढाले जाते हैं ताकि आप उसका इस्तेमाल करके अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को बना सको। समझे नहीं, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डीप था। देखो, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर वो चैप्टर आते हैं जो प्योर के पूरे क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। वो चैप्टर जो पूरे के पूरे क्या हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, उनको हम प्योर मैथमेटिक्स के अंदर ढालते हैं। ठीक है। और अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर वो चैप्टर आते हैं जिनकी एप्लीकेशंस होती हैं, जिनकी मदद से हम प्रैक्टिकल लाइफ की क्वेश्चंस को हल करते हैं। जैसे ट्रिकोनोमेट्री, वो चैप्टर इसके अंदर आ जाएगा, है ना। 10वीं क्लास के तो मैक्सिमम सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। कैलकुलस हो गया, एक चैप्टर आएगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक भाग हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक है। अब संबंध एवं फलन का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि प्योर मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक आते हैं उनका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है वो सीखते हैं बेटा। इसका यूज होता है कंप्यूटर्स में। ठीक है। कंप्यूटर में कैसे, कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करते हैं, है ना। कंप्यूटर को आप कोई ना कोई काम असाइन करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन को असाइन करते हैं, और वो आपको रिटर्न देता है। नहीं समझे। जैसे कंप्यूटर में आपने किसी फाइल को कॉपी करना है, तो आप उसे क्या करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, है ना। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जब आपने दबाया तो कंप्यूटर को पता चल गया कि यार ये कॉपी करना चाह रहा है। ठीक है ना। तो उसने इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर उसने आउटपुट दे दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इनपुट लिया, आउटपुट दिया, इनपुट लिया, आउटपुट दिया, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जिस मैकेनिज्म का यूज़ किया गया। अब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आसान, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, इनपुट लिया और आउटपुट दिया है, कंट्रोल सी दबाया कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी दबाया पेस्ट कर लिया। इतना आसान नहीं है भैया, मशीन है वो, इंसान नहीं है। समझो, इस मशीन को कैसे समझाया गया होगा कि भाई अगला जो व्यक्ति कंट्रोल सी दबा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कॉपी करना चाह रहा है। इस मशीन को किस तरीके से समझाया गया होगा, है ना। ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, लाए भाई कंट्रोल सी दबा दिया, समझ में, ऐसा नहीं समझ में आता। वो उसको चेंज करता अपनी भाषा में,
बाइनरी सिस्टम के अंदर चेंज करता है, ठीक है ना। तो जो इनपुट लिया है और जो आउटपुट दिया है, जो आपने इसको फंक्शन असाइन किया था, क्या बोला मैंने, जो आपने इसको फंक्शन असाइन किया था, फंक्शन, ठीक है ना, तो इसने इनपुट लिया आउटपुट दिया। तो इस प्रोसेस में इस चैप्टर का यूज हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, और कहाँ यूज होता है इस चैप्टर का? और नेटवर्किंग में होता है भैया, नेटवर्क में। नेटवर्क कैसे? जैसे आपने फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, सभी चलाते हैं ना, तो वो भी तो क्या एक प्रकार से नेटवर्क है, किसका? पीपल का। पीपल मतलब लोगों का, ठीक है ना। आजकल की जो दुनिया है इसके अंदर हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो ये नेटवर्किंग बिछी हुई है, ये नेट कैसे काम करता है ना। आपको ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा कि यार नेट ऐसे ऐसे काम करता है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, ऊपर ऊपर से बता देंगे नेट ऐसे 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 काम करता है। लेकिन अगर आप उसके मैकेनिज्म में जाओगे, उसके डीपली गहराई में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो इस चैप्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक, और भी बहुत जगह यूज होता है, मैं तो आपको सिर्फ मोटे मोटे टॉपिक बता रहा हूँ। मोटे मोटे भी नहीं कह सकते, जो मुझे ध्यान है वो बता रहा हूँ, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जहाँ पे इस चैप्टर का यूज होता होगा, ठीक है, लेकिन क्या पता मैं ध्यान से निकल गए हूँ, ठीक है। अब एक चैप्टर और है, एक टॉपिक और है, या फिर कह लो एक फील्ड और है जिसमें इसका यूज होता है, वो क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, अभी क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है भैया? जैसे आपने व्हाट्सएप चलाया होगा, तो व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है, या कोई आप मैसेज खोलते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब कि आपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को हाय लिखा, ठीक है। तो जब आप हाय लिखते हो तो वो चीज़ व्हाट्सएप को भी नहीं पता चलती, क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। यहाँ से मैसेज, अगर यहाँ से मैसेज उड़ करके यहाँ पे गया है ना, तो जैसे ही आपने मैसेज टाइप करके एंड का बटन दबाया, सेंड का बटन दबाया, तो वो मैसेज जो है वो बदल गया, किसमें? कोड वर्ड में, ठीक है। ऐसे कोड वर्ड में बदल गया, और फिर यहाँ पर जब आया तो प्रोसेस होके आया, जो कोड वर्ड था उसको चेंज हो गया किसके अंदर? लेटर्स के अंदर, जो उसने भेजा था वैसे बन गया, है ना। तो इसको हम कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इस प्रोसेस में, अब ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर ही तो है, मोबाइल भी एक प्रकार से, तो उसको जल्दी समझ में आ जाएगा भाई इसको इनक्रिप्टेड कर दो, या फिर इनक्रिप्टेड कैसे किया, क्या इसके अंदर ढाला गया, है ना। उसको समझने के लिए भी ये चैप्टर समझना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिकली जो प्योर मैथमेटिक्स है ना, इसके अंदर एक और टॉपिक आता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसका ही सब टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है ना, वो सारा का सारा जो मैथ है वो कंप्यूटर के अंदर यूज होता है, आप ऐसे समझ लो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं सारे के सारे कंप्यूटर में यूज होते हैं। जैसे अभी हमने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, तो इसके अंदर एक टॉपिक आया ग्रुप थ्योरी करके, मुझे बकवास लगा। मैं सोचा क्या पढ़ा रहे हैं यार बिना बात का ग्रुप थ्योरी। मतलब आप जब पढ़ोगे ना तो आपको, अभी अभी तो पढ़ नहीं रहे हो, आगे जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल निरी बकवास है, निरी बकवास है, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेकिन वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्यूटर्स में यूज होता है, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हमारे अध्यापक नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि ये बातें बता के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि यार इसका यूज़ होगा आगे, जब आपको एक मोटिव मिल गया कि यार इसका यूज़ होगा आगे, तो फिर आप इस चैप्टर को पढ़ने में अपना 100% देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेकिन इसका यूज़ आगे होगा, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से आपको ढाल लेंगे, ठीक है। और भी जगह यूज़ होते हैं इस चैप्टर के, जैसे आपको मैं बताऊं तो वीडियोग्राफी में हो गया, वीडियो गेम्स में हो गया, आप ऐसे कह लो। वीडियो गेम्स में तो है ना मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के बहुत ज़्यादा लॉज का इस्तेमाल होता है, आप ऐसे कह लो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, कोई भी वीडियो गेम अगर डिज़ाइन हो रहा है ना, जैसे पबजी, आप मान लो पबजी कोई गेम है ना, तो वो जो डिज़ाइन हो रहा है उसके अंदर जो फंक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो जो दौड़ रहा है, जिस तरीके से बंदूक निकाल रहा है, वो प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर। ये वाला प्योर नहीं है, मतलब प्योर मतलब उसका पूरा का पूरा मैथ लगा हुआ है, पूरी की पूरी फिजिक्स लगी हुई है, ठीक है। आपने GTA वाई सिटी में देखा होगा, जब अपन अपन गाड़ी के ऐसे बंदूक मारते हैं ना, तो गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो जाता है, तो उसको दर्शाने के लिए उस उस पंक्चर का जो सीन है उसको दर्शाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का, बहुत ज़्यादा फिजिक्स का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, इसका भी यूज वीडियो गेम्स को डिज़ाइन करने में, उनको बनाने में, उनके मैकेनिज्म में यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारी फील्ड हैं, 60-70 फील्ड तो हैं ही, मिनिमम 60-70 फील्ड हैं जिनमें इनका यूज होता है। उसमें से 3-4 मैंने बता दी जो मुझे ध्यान थी। और भी बहुत जगह होता है, जैसे वोटिंग मशीन होती है, उसके अंदर भी इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ भी तो क्या करता है कि आपने वोट दिया, वो वोटिंग मशीन क्या करती है, उसको इनक्रिप्टेड कर देती है,
उसको कोड वर्ड में चेंज कर देती है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो उन सभी चैप्टर्स में इसका यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, तो आपको बीच में लग सकता है कि यार ये चैप्टर क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए इसका यूज़ भविष्य में है, ठीक है ना। और बहुत बहुत फील्ड्स में, ये तो मैंने बहुत कम फील्ड बताई, बहुत फील्ड्स में, ठीक है। करें फिर शुरुआत, चलो। हाँ जी, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ना है पहले वो देखते हैं, आज क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो आज हमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स हिंदी में लिख लो तुम, क्रमिक युग्म, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्रम, एक ऑर्डर में रखा गया, पेयर मतलब जोड़ा, युग्म, ठीक है। और हमें इसके बाद पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूँ, हिंदी में भी लिखवा रहा हूँ, बेसिकली हिंदी मीडियम का बैच है ये, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लगता है यार इंग्लिश भी आप थोड़ा बहुत सीखोगे ना, मज़ा आएगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन हुए थे, ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम से कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, और ऑर्डर पेयर पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने, गुण पढ़ने हैं कि इसकी क्या क्या खास बातें हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्तीय गुणन के गुण, कार्तीय गुणन के गुण। और क्या करेंगे, और हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल, ठीक है बच्चे। एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल भी आज हम करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं फिर। हाँ भाई, क्रम मैंने ऑर्डर, पेयर मैंने जोड़ा, एक ऐसा जोड़ा जो कि ऑर्डर में लिखा गया हो, जिसका ऑर्डर मायने रखता हो, जिसमें ऑर्डर मायने रखता हो। देखिए, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि जो समुच्चय होता है ना, उसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो, दोनों चीज़ें सेम कहलाती हैं, ऑर्डर मायने नहीं रखता। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ एक ऐसा जोड़ा जिसमें जिसमें ऑर्डर मायने रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कह दूँ कि भैया ये कार्तीय तल है, इसको कार्तीय तल बोलते हैं। मैं कहूँ कि यार इस पे है ना आप 2,3 दर्शाओ, किसको दर्शाओ, 2,3 को, 2,3 बिंदु को इस तल पर दर्शाओ। तो कैसे दर्शाओगे, आप यहाँ पे जाके एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, एक दो, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं कह दूँ यार 3,2 को दर्शाओ, 3,2 कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3, वाई की वैल्यू 2 यहाँ होगा। तो क्या 2,3 और 3,2 सेम ही पॉइंट है क्या, नहीं ना, ये पॉइंट तो यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर मैंने कर रहा है। अगर मैं 2,3 लिख रहा हूँ तो ये कोई अलग पॉइंट आ रहा है, अगर मैं ये लिख रहा हूँ 3,2 तो ये कोई अलग पॉइंट आ रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पर ऑर्डर मायने रख रहा है। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा जोड़ा जिसमें ऑर्डर मायने रखे, जिसमें ऑर्डर मायने रखे, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। बस सुनना की। अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हिंदी में लिखते हैं पहले, कार्तीय गुणन, गुणन, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या राम कहानी है भाई, इसको भी समझ लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कोई भी दो समुच्चय हैं, ध्यान से समझना, समुच्चय वाली बात आ गई इसके अंदर। कोई भी दो समुच्चय हैं, ठीक है, उन दोनों समुच्चयों के जो एलिमेंट्स हैं ना, जो अवयव हैं, उनके जो जो पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, जो जो पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं, उन सभी जोड़ों का, उन सभी जोड़ों का सेट क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। नहीं समझे, समझो। जैसे मान लो कि एक मेरे पास सेट है P, जिसके अंदर एलिमेंट हैं A B C, ठीक है। एक सेट है मेरे पास Q, जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 2 ले लो। अगर मैं आपसे कह दूं
कि भाई इन दोनों समुच्चयों का, इन दोनों समुच्चयों का, इन दोनों सेट्स का मुझे कार्तीय गुणन करके दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दो। तो आप किस तरीके से करोगे वो देखो। आप लिखोगे पी क्रॉस क्यू, ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। पी क्रॉस क्यू क्या मतलब है भाई, कार्तीय गुणन को बार बार मैं लिखूं कार्तीय गुणन, मैं ऐसे लिखूं पी का क्यू से कार्तीय गुणन, इतना बड़ा लिखने के बजाय मैंने ऐसा लिख दिया पी क्रॉस क्यू, सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं, कोई भी दो सेट दे दिए, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो जो जोड़े बन सकते हैं, उनके जो जो जोड़े बन सकते हैं, जो जो पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं, उन सभी का सेट। अब जैसे देखो जोड़े किस किस के बन सकते हैं, ए और वन को ले लो, A1 ये एक जोड़ा बन गया, A2 को ले लो ये एक जोड़ा बन गया, B1 ले लो ये एक जोड़ा बन गया, B2 ले लो ये एक जोड़ा बन गया भैया, है कि नहीं, ठीक है। C1 ले लो ये एक जोड़ा बन गया, अरे भैया एक, C2 ले लो ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है। दो कोई समुच्चय आपको दे रखे हैं, ध्यान से सुनना, दो कोई समुच्चय, दो कोई सेट आपको दे रखे हैं, तो जो उनके एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के जो जो पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं, जो जो पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, ये जोड़े बन सकते थे, है ना। इसके अलावा तो कोई जोड़ा बनेगा नहीं। आप कह सकते हो सर एक और ए ऐसा भी बन सकता था, एक और ए ऐसा भी बन सकता था, लेकिन इसको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो एलिमेंट है, जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले वाले समुच्चय से आना चाहिए, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले समुच्चय से आना चाहिए। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे 1,1 को, यहाँ पर जो पहले वाला एलिमेंट है वो दूसरे समुच्चय में आ रहा है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको लगेगा कि यार तो यार बिल्कुल थ्योरी वाली चीज़ें आ गई, थ्योरी वाली ही चीज़ें हैं, चैप्टर ही थ्योरेटिकल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया तो था, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ है, लेकिन अभी नहीं। आप धीरे धीरे सीखते जाओगे तो स्टार्टिंग हुई आपकी, ठीक है ना। वो तो बस आपको मोटिवेट करने के लिए था कि यार इसको सीखते जाओ, इसका यूज़ है। इसको ऐसा मत समझो कि यूज़ नहीं, ऐसा नहीं है, यूज़ है इसका, ठीक है। तो जैसे आपने पी क्रॉस क्याउ लिखा, यानी आप पी के एलिमेंट्स का क्याउ के एलिमेंट्स के साथ जोड़ा बना रहे हैं। यानी जब आप जोड़ा बनाओगे तो पहला जो एलिमेंट लिखोगे वो पी से होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट लिखोगे वो क्याउ से होना चाहिए। अब देख लो जो भी मैंने जोड़े बनाए यहाँ पे, जो भी हमारे यहाँ पे जोड़े बने हैं, उसमें पहला एलिमेंट पी से है, दूसरा एलिमेंट क्याउ से है। बात समझ में आ गई? इसी को हम बोलते हैं, ये जो हमारा सेट बना है ना, ये जो हमारा सेट बना है, इसी को हम बोलते हैं क्या, कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्तीय गुणन। बात समझ में आ गई? ठीक है। कार्तीय गुणन क्या है उसको लिख लो। कोई भी दो समुच्चय हैं, कि इनके अगर एलिमेंट्स को, दो समुच्चयों के एलिमेंट्स, दो समुच्चयों के एलिमेंट्स से बने पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं ना, जोड़ों के सेट को हम क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, एक दो एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है A B। अब मैं कहूँ कि यार तुम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर दो, क्या बोला मैंने? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको ए क्रॉस बी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए कार्टेशियन बी भी बोला जाता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ऐसे ही बोला जाता है। कैसे बोल लो, बस समझ में आना चाहिए तुमको, है ना। तो मैं कहूँ ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा ए क्रॉस बी। तो भैया ए के जो एलिमेंट है ना, और जो बी के एलिमेंट है, इनका जोड़े बनाने हैं। तो एक ए ये हो गया, और एक बी ये भी हो गया, है ना। ऐसे ही 2A 2B ये एक जोड़ा बन गया। तो ये जो आपने जोड़े बनाए हैं, ये जो जोड़े बनाए हैं, इनका सेट, इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लिया मतलब इनका सेट बना दिया ना, वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। क्या कहलाता है बेटा? कार्तीय गुणन। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है अपना ए जिसके अंदर एलिमेंट है 5 7, एक एलिमेंट, एक सेट अपना बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3। अब मैं कहूँ कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, बताओ, खुद सोचो क्या होगा। मैंने कहा कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ, तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। देखो
मैं कह रहा हूँ कि आपको ए क्रॉस बी बताना है। अब बता दो चलो, अब मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ए क्रॉस बी क्या क्या होगा बताना, सोचो बताओ। 5,2 और 5, 5,3 ना, ऐसे ही होगा ना। 5,2, एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया भैया, एक ये जोड़ा बन गया, और इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, अब सुनो, मैंने आपसे कहा कि यार बी क्रॉस ए बताओ। क्या कहा मैंने कि बी क्रॉस ए बताओ। क्या बताओ, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या होगा कि बी के एलिमेंट्स को पहले लिखोगे, बी और ए का अपने जोड़ा बनाना है। तो ये होगा आपका 2,5, 2,7, ऐसे ही 3,5, 3,7। ठीक है, ये तो है आपका ए क्रॉस बी, और ये आपका बी क्रॉस ए। ये है आपका ए क्रॉस बी और दूसरा आपका बी क्रॉस ए। बात क्लियर होगी? ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम चीज़ है? क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम चीज़ है? नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ए क्रॉस बी में है 5,2, 5,3, 7,2, 7,3, और बी क्रॉस ए में क्या है 2,5। 5,2 और 2,5 इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मायने रख रहा है। क्या मायने रख रहा है? ऑर्डर, है ना। जब हम ये ऐसे छोटे ब्रैकेट लगाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर मायने रखेगा, ऑर्डर मायने रखेगा। अब आप में से कई बोल सकते हैं सर हमने पिछले चैप्टर में भी ऐसे सीखा था, जैसे 2,3 है, अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब ये होगा कि 2.1 भी इसके अंदर आएगा, 2.2 भी इसके अंदर आएगा, ऐसे ऐसे, है ना। और ओपन ब्रैकेट लगी है तो इसका मतलब हाँ 2 और 3 को छोड़कर बाकी सब आएगा, है ना। ये पढ़ा था। तो क्या ये अलग चीज़ थी और ये अलग चीज़ है? हाँ ये अलग चीज़ थी भाई, क्योंकि यहाँ पे अंतराल था ये। ठीक है ना, ये क्या था बेटा? अंतराल था, समझो। वहाँ पे ये, इसको हम अंतराल की तरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जब क्वेश्चन में लिखा है अंतराल, तब आपको ये कहना है कि ये अंतराल है। जब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये तो ऑर्डर्ड पेयर है, एक क्रमिक युग्म है, तब उसका मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, चलो ये बात क्लियर हो गई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, जोड़े जो जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। फिर हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कार्तीय गुणन के बारे में। कार्तीय गुणन क्या है? जो जोड़े होते हैं उनको अगर मैं सेट में बना के लिख दूं, जो जोड़े होते हैं उनको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूं, वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि इसके गुण क्या क्या है, इसकी खास बातें क्या क्या है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के गुण, कार्टेशियन प्रोडक्ट के गुण, इसकी हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो कार्तीय गुणन जो होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने अभी बताई, क्या? कि अगर अपन ए क्रॉस बी निकाल लें और बी क्रॉस ए निकाल लें, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों इक्वल नहीं होते, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एक सेट है ए, इसको एग्जांपल से समझना पहले, उसके अंदर एलिमेंट है ये, और कोई एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है ये। अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ए क्रॉस बी निकालो, क्या क्या होगा बताओ? आप कहोगे सर 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ठीक है, अब आपने एक बात नोटिस करी कि ए सेट के अंदर दो एलिमेंट थे, बी सेट के अंदर दो एलिमेंट थे, और जब मैंने ए क्रॉस बी निकाला तो उसके अंदर कितने एलिमेंट थे? कितने एलिमेंट थे? ये पूरा पूरा एक एलिमेंट ही तो है, यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो अगर इसके अंदर दो एलिमेंट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आए? 4। यानी मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ए के अंदर मान लो एन एलिमेंट है, समझो एक बार, ए के अंदर मान लो, या फिर ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? पी है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट के अंदर क्या वो एलिमेंट है? तो ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? पी क्या हो? नहीं समझे? जैसे देखो, ए के अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? 2। बी के अंदर कितने एलिमेंट है? 2, है ना। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 2 दूनी 4, 1 2 3 4। ये एक प्रॉपर्टी बन गई। अगर कोई एक सेट है उसके अंदर पी एलिमेंट है, अगर कोई एक सेट है बी जिसके अंदर क्या एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? पी क्या हो? कितने एलिमेंट होंगे? पी क्या हो?
ये एक प्रॉपर्टी बन गई, ये एक गुण बन गया किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको लिख देते हैं। आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, आप लिखते जाओ बस, है ना। क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि अगर ए कोई सेट है जिसके अंदर पी एलिमेंट है, बी कोई सेट है जिसके अंदर क्या एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, पी क्या। अच्छा, और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो सेट हैं और उसमें से एक सेट आपका खाली है, मान लो दो सेट हैं, एक सेट आपका ये, ठीक है, और दूसरा सेट आपका खाली खाली। तो अगर मैं कहूँ कि यार ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी का क्या मतलब है कि भैया जोड़े बनाने हैं, इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स के जोड़े बनाने हैं। अब इसके अंदर तो एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो जोड़ा बन जाएगा क्या, नहीं नहीं बनेगा, जोड़ा तो बनेगा ही नहीं ना। आपका तो सर ऐसा बन जाएगा, एक कोमा खाली, दो कोमा खाली, तो ये जोड़ा थोड़ी है। जोड़ा का मतलब क्या है, किसके अंदर दो चीज होनी चाहिए, जोड़ा है ये, नहीं है ना। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, बी खाली है, तो ए क्रॉस बी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब ए क्रॉस बी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो हम कैसे लिखते हैं। मैंने कहा कि यार ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा, आपको वैसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा को मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं। फाई का मतलब क्या है कि कुछ नहीं है यहाँ पे, फाई का मतलब क्या है कि कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक सेट है और एक दूसरा सेट है, दूसरा सेट मान लो फाई है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए क्रॉस बी जो है उसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होता है। ये क्या बेटा, प्रॉपर्टी है, गुण है। क्लियर होगी बात। चलो, चौथा, चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो जो आपको ध्यान रखनी है, तीन हो गई ना। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो एक कोमा दो, एक सेट है बी जिसके अंदर अपरिमित एलिमेंट है, अपरिमित मतलब चलते जा रहे हैं, जैसे तीन चार पाँच छः ऐसे चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। तो मैं कहूँ कि यार ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, बता सकते हो, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, बताओ, कितने जोड़े बनेंगे ये बता दो, जो मतलब एलिमेंट का मतलब कितने जोड़े बनेंगे, अनगिनत बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो एक तीन बन गया, एक चार, एक पाँच, एक छः, दो तीन, एक छः, फिर एक सात, एक आठ, एक ये तो ये चलता जाएगा भैया, दो की तो बारी आनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये भी क्या होगा बेटा, आपका अपरिमित बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दो सेट हैं जिसमें एक सेट परिमित है और एक सेट अपरिमित है, परिमित का मतलब कि फाइनाइट सेट है और दूसरा इनफाइनाइट है, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट अलग चीज़ है, कि जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके अंदर भी अनगिनत एलिमेंट होंगे, अनगिनत जोड़े बनेंगे, या फिर कह लो वो भी अपरिमित बनेगा। तो ये चार गुण हमने पढ़ लिए, है ना। अब सर इसके क्या जोड़ थे, छोटी छोटी तो बातें थी, वैसे ही पता चल जाती, जरूरत थी भाई। अगर जरूरत ना होती ना तो आपकी एनसीईआरटी बुक जो है इनको सुंदर सुंदर अक्षरों में आपकी बुक में ना देती। समझ में आई मेरी बात, दिखाता हूँ आपको मैं। सारी चीज़ें बता दी हैं, इसमें दो तीन गुण और भी आ गए, वो भी बता देते हैं। हाँ भाई, दो गुण और देख लो, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी बुक में चार थे, लेकिन मैंने दो एक्स्ट्रा ले लिए, कोई बात नहीं। कोई भी दो अगर आपको युग्म, कोई भी दो ऑर्डर अगर आपको बराबर दे रखे हैं, मान लो कि आपको इसको बराबर दिया है ए कोमा बी के, अगर दो कोमा तीन बराबर है ए कोमा बी के, ए कोमा बी के, तो इसका मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है कि दो जो है वो ए के बराबर होगा बेटा, तीन जो है वो बी के बराबर होगा। तो छोटी सी तो बात है, आगे पता चलेगा, करते जाओ तुम बस। ठीक है, छठा टॉपिक। अच्छा, एक और चीज़, छठा छोड़ दो एक बार, इसको मैं जब क्वेश्चन कराऊँ ना तब समझा पाऊंगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारी। ठीक है, तो ये जो है ये गुण है किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कार्तीय गुणन के गुण है। ठीक है बच्चे, क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे, चलो, ये तो हमने गुण पढ़ लिया ना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स इसके, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं।
बोला कि यदि x प्लस वन कोमा वाई माइनस टू बराबर है 3 कोमा 1 के, तो x और y के मान ज्ञात करो। क्या बोला इसने? इसने कहा कि भैया ये वाला जो ऑर्डर है, ये वाला जो जोड़ा है, वो इस जोड़े के बराबर है। तो मैंने अभी बताया कि अगर दो जोड़े बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो सिंपल लिख दो कि भैया x प्लस वन जो है वो 3 के बराबर होगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, हाँ। और ऐसे ही y माइनस टू है, ये बराबर होगा 1 के, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। बस ऐसे ही लिखना है, और कुछ इसमें ज़्यादा राम राम कहानी नहीं है। ठीक है, देखो बोला कि एक सेट है P जिसके अंदर एलिमेंट है A B C, और एक सेट है Q जिसके अंदर एलिमेंट है R, है ना। एक सेट ये है बेटा, एक सेट ये है। तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, इनको ज्ञात करना है। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? ये भी पूछा है, कर लेते हैं। तो एक सेट हमें दे रखा है P जिसके अंदर एलिमेंट है A कोमा B कोमा C, एक सेट हमें दे रखा है Q जिसके अंदर एलिमेंट है R, मतलब एक एलिमेंट है R। तो हमें P क्रॉस Q निकालना है। खुद निकालो, करो शाबाश, खुद ब खुद करो, है ना। और ऐसे ही फिर आपको Q क्रॉस P निकालना है। P क्रॉस Q क्या होगा कि P के एलिमेंट्स के Q के साथ जोड़े बनाने हैं। तो A R हो गया एक, तो ठीक है, एक हो जाएगा B R, एक हो जाएगा C R, ये जोड़े बनेंगे। और Q के एलिमेंट्स के P के साथ जोड़े बनाने हैं, यानी R A R B और R C। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? P क्रॉस Q, और ये हमारा क्या बन गया? Q क्रॉस P। अब मुझे क्या बताओ, ये बताओ कि क्या P क्रॉस Q, ये जो तुम्हारा सेट बना है, क्या ये सेट और ये सेट क्या ये बराबर हैं? बताओ भाई, क्या ये सेट और ये सेट बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पे तो C को मार है और यहाँ पे R को सी है, अंतर है। ये बराबर कैसे हैं भैया बताओ? 3,5 और 5,3, ये दोनों पॉइंट बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर मैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ तब आप कहोगे हाँ ये बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप सेट की बात करो कि ये सेट और ये सेट बराबर है कि नहीं। ये सेट बराबर है, ये ऐसे पॉइंट्स बराबर नहीं है, लेकिन ये सेट बराबर है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ब्रैकेट्स बहुत बड़ा गेम खेलती हैं इसमें। ठीक है, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? नहीं, नहीं, दोनों समान नहीं है। हो गया? ठीक है बच्चे, अब आ जाओ जी उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण नंबर 3 पे बोला है कि मान लो कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3,4, और सी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4,5,6। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। और ये मतलब 4 पॉइंट अपने को ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, तो पहली चीज़ हमें ज्ञात करनी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए क्या अपना? ए है जी 1 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन ले लो। बी और सी में क्या कॉमन है भैया? 4 है, और क्या है? और कुछ है ही नहीं। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? ये होगा जो हमारा 1,4 2,4 3,4। ठीक है जी, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ गई क्या? ये हमारा आंसर है बस, है ना। ऐसे आपको सेकंड करना है, खुद ब खुद करिएगा। थर्ड करना है, खुद ब खुद करिएगा। फोर्थ करना है, खुद ब खुद करिएगा। कर लेंगे। चलिए, अब चलते हैं अगले पे। फोर्थ पे
बोला है कि यदि p जो है वो 1,2 है तो समुच्चय p ज्ञात करो। आपको एक सेट दे दिया बेटा p और बोला कि इसके अंदर एलिमेंट है 1,2। आपको ज्ञात करना है p। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? तो सबसे पहले हाँ, अब देखो ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपके गुण में, गुण जो थे अपने ने गुण पढ़े थे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो गुण थे बेटा, तो हमने पढ़े थे नहीं पढ़े थे? यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैंने ये चौथा गुण नहीं बताया था, जहाँ पे ए क्रॉस ए, वो किसके बराबर होता है? एक ऐसे, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं यहाँ, तो इसको इसको पढ़ने से पहले पर ये वाला पढ़ना पड़ेगा पहले, इसको समझो। 2 मिनट रुको। हाँ ये देखो, कल कोई दो सेट है, मान लो पी और क्यू, है ना, अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ ना, ये किसके बराबर होगा? ये ऐसे जोड़ों के बराबर होगा, ऐसे जोड़ों के सेट के बराबर होगा, जहाँ पर जो पहला एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है किससे? पी से। समझो, ये ऐसे जोड़े बनेंगे जहाँ पर जो पहला एलिमेंट है ना, वो पहले सेट से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से। समझ लो, पी जो है वो पी से बिलोंग करता है, क्यू जो है वो इससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो सेम चीज़ इस पे थी, सेम चीज़ भैया इसमें भी थी। अगर आप ट्रिपलेट निकालते हो, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं क्रमित त्रिक। ठीक, तो ए क्रॉस ए निकालते हो ना, ए क्रॉस ए, हाँ ठीक बोल रहा हूँ। तो ये ऐसे जोड़े बनेंगे, ऐसे ट्रिपलेट बनेंगे, जोड़े नहीं कहना गलत होगा, ऐसे त्रिक बनेंगे जहां पर ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो हैं इसी सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर एक सेट दे रखा है पी, आपको पी क्रॉस पी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो देखो, तो आपको दे रखा है पी कितना है, 1,2, ऐसे ना, तो आपको पी क्रॉस पी निकाल लो पहले। तो पी क्रॉस पी क्या होगा? इसी को वापस लिखो, इसी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है इसी के साथ, ऐसे होगा। तो पी क्रॉस पी हो गया हमारा 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, ये हमारा क्या हो गया? पी क्रॉस पी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया? पी क्रॉस पी। अब मैं कहूँ कि पी क्रॉस पी की फिर वापस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ए के साथ, पी क्रॉस पी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट मैं तो क्रॉस कह देता हूँ, आप इसमें ना बिचलना मत, ठीक है ना, फ्लो में निकल जाता है बेटा। पी क्रॉस पी का फिर वापस से क्रॉस कर दो पी के साथ। अब कैसे करोगे? पी क्रॉस पी कितना था बेटा? पी क्रॉस पी था ये, तो ये जो पी क्रॉस पी था ना, ये जो पी क्रॉस पी था, इसकी बेटा जी आपने गुणा करनी है, इसकी अपने क्या करनी है? गुणा करनी है। किसके साथ गुणा करनी है बेटा? इसकी अपने ने गुणा करनी है जी, किसके साथ? पी के साथ। पी क्या है अपना? 1,2, इसके साथ कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1,1,1, 1,1, नहीं समझे? इसका सबसे पहले इसके साथ ये बन गया, इसका इसके साथ ऐसे, वापिस ऐसे ही इसका इसके साथ बना दो, इसका फिर इसके साथ बना दो भाई, है ना, इसका इसके साथ बना दो, इसका इसके साथ बना दो भैया, है ना, ऐसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बस समझ में आ गई? तो ये आपका क्या बन गया? ट्रिपलेट बन गया, त्रिक बन गया। ठीक है, अब समझो यार, ये सर आपने पहले तो स्टार्ट में कह दिया कि इतने इतने अच्छी अच्छी जगह यूज़ होता है, लेकिन अब ये तो चैप्टर बोरिंग सा लग रहा है मुझे। देखो, जैसे मैं आपको कहता हूँ, बच्चे किसी छोटे बच्चे को बताता हूँ कि बेटा ये मैथ जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम टेबल याद कर रहे हो, जो तुम ये कर रहे हो, ये आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, है ना। पहले मैंने उसको ऐसे बता दिया, फिर मैं उसको टेबल रटवा रहा हूँ, 2 1 2 2 2 4, उस बच्चे को भी ऐसा लगता होगा कि यार ये तो यार बहुत बोरिंग चीज़ है, यार बहुत बोरिंग चीज़ है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यार ये टेबल याद करके हमने अच्छा किया। आप खुद सोचो कि अगर आप अभी 11वीं का मैथ कर रहे हो, अगर आपको 7 की टेबल नहीं आ रही होती, तो कभी क्या 11वीं का मैथ कर पाते? नहीं। छठी का कर पाते, लेकिन समझ रहे हो ना कितनी मुश्किल आती। सेम चीज़ यहाँ पे है। रिलेशन ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे जाके लेयर लाइफ में यूज़ होगा, लेकिन जब जो इसकी सीखने की प्रोसेस है, सीखने की प्रोसेस कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है ना, वो इंटरेस्टिंग अलग वे में होती है। समझ लो ना, सीखना जो है, जो आप सीखते हैं, जो आप सीखने की प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं होता कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको मन लगाना पड़ेगा पढ़ने में, ये चीज़ है। ठीक है ना, चलो उदाहरण नंबर 5 पे आते हैं बेटा। उदाहरण नंबर 1 हो गया, उदाहरण नंबर 2 भी हो गया ना शायद ना, 3 भी हो गया,
4 हो गया। और 5वां उदाहरण, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जैसे जैसे मैंने लिख दिया बेटा 1,1। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 1,1 मैंने लिखा है, ये जो मैंने 1,1 लिखा है, ये किस चीज को बता रहा है? बताओ शाबाश। ये 1,1 किस चीज को दर्शा रहा है? हम्म? किसको दर्शा रहा है? 1,1 उसको दर्शा रहा है कि ये जो 1,1 है ना, ये यहाँ पर कई पॉइंट है, इसको दर्शा रहा है ना, इस पॉइंट को। ठीक है ना, इस पॉइंट को दर्शा रहा है। ठीक है। अच्छा जब मैं लिख देता हूँ 1,2,3, ये किसको दर्शा रहा है? ये भी पॉइंट को दर्शा रहा है ना। लेकिन ये पॉइंट होगा कहाँ पर? ये पॉइंट कहीं हवा में होगा, समझो। इसके बारे में अभी वैसे थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा, जब मैं 3D ज्योमेट्रिक चैप्टर आएगा उसको कराऊंगा ना, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। जब मैं लिख दिया 1,2,3, ये जो लिख दिया ना, ये 3D ज्योमेट्री में, अपन 3D ज्योमेट्री में रहते हैं, क्योंकि एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है ना। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 3D ज्योमेट्री के अंदर, ये जो 1,2,3 लिखा, ये 3D ज्योमेट्री के अंदर कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट को दर्शाता है। समझो, ये जो पॉइंट है हो सकता है यहाँ पे होगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, एक्स जेड की वैल्यू 3, ऐसे। ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, लेकिन बस इतना समझ लो कि जब हमने ऐसे करके लिखा, ये जो लिखा, ये किसको दर्शाता है? ये 3D स्पेस के अंदर, किसके अंदर? 3D स्पेस के अंदर एक एक पॉइंट को दर्शा रहा है, या फिर 3D स्पेस के अंदर जो पॉइंट है ना उसको दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? 2D स्पेस के अंदर। जब ये 2D है बेटा, ये 2D है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब कैसे? हर एक चीज़ देखो, रियल लाइफ में ना हर एक चीज़ जो है वो 3D है, 2D है ही नहीं। ठीक है ना, जैसे आप कागज़ पे कुछ लिखते हैं ना, वो 2D है। ठीक है, ये जो है ये 3D है, क्योंकि इसकी लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है ना। ये 3D है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ये 3D है, क्योंकि इसकी एक लंबाई है, एक ऊंचाई है, एक चौड़ाई है। समझ रहे हो, हर एक चीज़ 3D है। ठीक है, 2D क्या है? कागज़ पे आपने कुछ ड्रॉ किया, वो 2D है, 2 डायमेंशन। उसकी एक लंबाई, एक चौड़ाई, उसकी ऊंचाई नहीं है। कागज़ की ऊंचाई है, लेकिन कागज़ पे जो तुम ड्रॉ कर रहे हो उसकी ऊंचाई थोड़ी है। नहीं समझे? मैं इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी ऊंचाई थोड़ी है बेटा। बात समझ में आ गई? ये चीज़। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पढ़ो। बोला कि यदि आर, आर यहाँ पे डार्क एंड रियल नंबर की बात की गई है, अगर आर समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो कार्तीय गुणन आर क्रॉस आर और आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्या निरूपित करेंगे? बता देते हैं, क्या दिक्कत है? ध्यान से समझना है इस चीज को। देखो आर जो है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक आर सेट है, इसके अंदर सारी की सारी वास्तविक संख्याएं आ जाती है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। मान लो 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, -1 भी आ जाता है, -2 भी आ जाते हैं, पॉइंट वाले अंक भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। और दूसरा भी सेट यही है, दूसरा भी सेट है, इसका भाई है बिल्कुल, है ना। इसके अंदर भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमसे बोला कि यार आर क्रॉस आर, दूसरा हमें है ही नहीं, मतलब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, मतलब बना दी थी, समझ लो। हमसे क्या बोला बेटा कि आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर किसको दर्शाएगा? आर क्रॉस आर, आर क्रॉस आर ऐसे जोड़ों को दर्शाएगा जैसे 1,1 है, इस टाइप से जोड़ों को दर्शाएगा ना, 1,2 है, 1,3 है, ऐसे जोड़ों को दर्शाएगा। ठीक है, अब ये जोड़े क्या दर्शाते हैं? ये जोड़े क्या बताते हैं? 1,1 का क्या मतलब है? 1,1 जो ये पॉइंट, ये जो बना है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2D स्पेस में कहीं ना कहीं, 2D स्पेस में कहीं ना कहीं ये पॉइंट है, 1,1 कोई ना कोई पॉइंट है। जैसे 1,1 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 1,1 का मतलब ये वाला पॉइंट, 2D स्पेस के अंदर आने वाला पॉइंट। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि आर क्रॉस आर जो है, ये ऐसे ऐसे जोड़े बन जाएंगे, ऐसे ऐसे जोड़े तो बने हैं, इनको एक्स कॉमा वाई कह दिया इन्होंने, जहाँ पर जो पहला एलिमेंट है ना, जो पहला और दूसरा दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, बस इतना भी लिख सकते हो। इसने फिर बाद में इसका यूज भी बता दिया कि जिसका यूज द्विविम, द्विविम 2D ज्योमेट्री, द्विविम का मतलब 2D स्पेस, 2 डायमेंशन, सॉरी स्पेस तो नहीं, अलग चीज होगी। द्विविम का मतलब, द्वि माने दो, विम का मतलब विमाएं, विमाएं मतलब डायमेंशन, 2D, 2 डायमेंशन। समष्टि, समष्टि के बजाय तुम यहाँ पर आकाश भी लिख सकते हो, समष्टि और आकाश एक ही चीज है। या फिर तुम कह सकते हो 2D ज्योमेट्री, 2D स्पेस कह सकते हो, है ना। यहाँ पर जो ये जो जोड़े बनेंगे ना, इनका यूज कहाँ पे होता है? इनका यूज 2D ज्योमेट्री में, 2D स्पेस में बिंदुओं को दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही आर क्रॉस आर क्रॉस आर,
ये क्या बनेगा भैया, ये 3 पॉइंट्स का ऐसा ऐसा ट्रिपलेट बनेंगे। आर क्रॉस आर क्रॉस आर तो 3 3 पॉइंट बनेंगे ना, तो 3 3 पॉइंट के ऐसे जोड़े बनेंगे जहां पर तीनों के तीनों पॉइंट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इनका यूज 3D ज्योमेट्री या फिर 3D स्पेस में बिंदुओं के निर्देशांकों को दर्शाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गई? कहने का मतलब है कि आर क्रॉस आर में जो पॉइंट बने उनका यूज कहाँ पे होता है, वो 2D स्पेस के अंदर पॉइंटों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आर क्रॉस आर के अंदर जो पॉइंट्स बने उनका यूज कहाँ पे होता है, वो पॉइंट्स दर्शाने के लिए जो कि 3D ज्योमेट्री में बन रहे हैं। 3D ज्योमेट्री में हवा में पॉइंट बनते हैं, एक यहाँ बन गया एक यहाँ, है ना? तो ऐसे 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 वाले पॉइंट उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बेटा, ये आगे जब 3D ज्योमेट्री कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 6 क्या बोला गया कि यदि ए क्रॉस बी बराबर है इसके, ठीक है, तो ए और बी को ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे? अच्छा, मैंने वो भी आंसर भी कॉपी कर लिया क्या? चलो क्रॉप कर देते हैं। क्या बोला इसने कि अगर ए क्रॉस बी बराबर है इसके तो आपको ए और बी को ज्ञात करना बेटा, है ना? तो कैसे ज्ञात करोगे? मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहला एलिमेंट होता है ना, जो जो जोड़े होते हैं इनका जो पहला पहला एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करता है, इस सेट से, है ना? यानी ए सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होंगे, पी होगा, है ना? पी वापिस होगा तो 2 बार तो लिखते नहीं है, एक एम होगा, तो ए सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट होंगे, पी और एम। ऐसे ही जो दूसरा एलिमेंट है ना इनका, ये वाला जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है दूसरे सेट से। यानी कि दूसरे सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, क्यू होगा, आर होगा, क्यू होगा, आर होगा, तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं, ये हो गया। तो ए सेट के अंदर ये एलिमेंट आ गए, बी सेट के अंदर ये एलिमेंट आ गए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक कर दिया। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब प्रश्नावली 2.1 जो है इसको आप खुद ब खुद करिएगा। हर एक क्वेश्चन आसान है, हर एक क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 1 2 बार निकालिएगा, निकल जाएंगे, नहीं निकले तो आप पीछे से आंसर मैच करिएगा, आपकी बुक में जो आंसर है उससे मैच करिएगा। और फिर भी नहीं निकलते तो कल तो इसकी वीडियो आएगी ही, उसको देख लीजिएगा, लेकिन पहले खुद ट्राई ज़रूर करना है, खुद ट्राई ज़रूर करना है ना? आई होप सो सबने पूरा पूरा लेक्चर देखा होगा, है ना? और खुद क्वेश्चंस किए होंगे, खुद क्वेश्चंस भी ट्राई करनी चाहिए ना। तो आप ये 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, कल फिर हम मिलते हैं और ये 10 क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और पढ़ते रहिएगा।